Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम फर्रुख अहमद है और आज मैं मेजर टेस्ट 8 के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर आया हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फॉर हैविंग लार्ज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ, कई ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास दिखे हुए हैं, लेकिन जो आंसर हमारा है वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी ग्रेटर देन और लार्जर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का, यानी 150 का। क्वेश्चन नंबर 152 पे हम लोग आए। डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय। हम लोग जानते हैं कि पीएन जंक्शन का जब फॉर्मेशन होता है तो पी साइड से होल और एन साइड से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी कि मेजॉरिटी पी टाइप की तरफ होल होती है और एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय माइग्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, नो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये एग्जैक्टली यही है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। ये हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है 152 का। थर्ड क्वेश्चन है 153 नंबर। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा U इज इक्वल टू K माइनस E इंटू माइनस E डिवाइडेड बाई R। ये क्लियर है कि ऊपर का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन है, ब्राउट्स है, इसका मतलब R का वैल्यू कम हो रहा है तो U का वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो 153 का आंसर जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 154। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 30 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन, यहां पर ध्यान में रखने वाली बात है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एट नॉर्मल इंसिडेंस है। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर देन फाइंड द एवरेज फोर्स। तो हम लोग एवरेज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई सी। आई ए डिवाइडेड बाई सी, आई जहां पर इंटेंसिटी है, ए हमारा एरिया है और सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां पर मैं आई का वैल्यू लिखूंगा, आई हमारा हो गया 30 वाट सेंटीमीटर है और यहां पर भी ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम लोगों को यहां पर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर पावर -2 है और यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग यहां पर इसको 30 मल्टीप्लाइड बाई 25 लिखेंगे। यहां पर हम लोग का 154 क्वेश्चन है। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 30 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एवरेज फोर्स। तो यहां पर हमारे पास एवरेज फोर्स का जो फॉर्मूला है, एवरेज फोर्स है हमारे पास फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आई ए बाई सी। आई हमारा हो जाएगा 30 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 से यहां पर ये 10 बार में कट गया, 250 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8। ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन यहां पर पावर में 2.5 दिया हुआ है तो हम लोग इसको चेंज कर ले रहे हैं, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज 154 का आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। 154 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 155 को हम लोग देख लें। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। इफ द बॉडी कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर देन कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज। यहां पर हम लोग पास हम जानते हैं कि
S इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2 टाइम्स रिटार्डेशन 2 म्यू जी। अब यहां पर क्या है S के साथ, S हमारा दिया हुआ है 8 मीटर, हमारा दिया हुआ 8 मीटर, मूव कर रहा है वो 8 मीटर पर सेकेंड से, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू, एंड जी का वैल्यू हमारा 10 हो गया। 8 से 8 कैंसिल, 2 से ने 8 को काटा 4 टाइम्स में, म्यू इज इक्वल टू 4/10 दैट इज 0.4। तो हमारा 151 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। आया नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 156 पर। एन आयरन रॉड ऑफ 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is subjected to magnetizing field of 1600 ampere per meter. The susceptibility of iron is 599 and the magnetic flux. तो यहां पर हम लोगों को सोचना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए phi इज इक्वल टू जो हमारा होगा, phi हमारा जो होगा, phi हमारा होगा B टाइम्स A, phi इज इक्वल टू B टाइम्स A। अब यहां पर क्या है कि B टाइम्स A है, B हमारा हो जाएगा रॉड के अंदर में म्यू नॉट म्यू आर, B इज इक्वल टू हो जाना है म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई H मल्टीप्लाइड बाई A। अब यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन में हम लोग देख लें, एंड एरिया यहां पर हम लोग को एरिया ऑलरेडी गिवन है, H जो कि हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, H हमारे पास गिवन है, म्यू नॉट गिवन है, लेकिन म्यू आर हमें नहीं मालूम है। लेकिन हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू आर अगर 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है तो 1 प्लस 599 हमारा ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, तो म्यू आर हमारा हो जाएगा यहां पर 600। अब यहां से हम लोग रिलेशन को में पुट करते चले जाए वैल्यू, म्यू आर हमारा हो जाना है, म्यू आर हमारा हो जाए म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, म्यू आर इज 600, H इज 1600 एम्पियर पर मीटर, एंड एरिया इज 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, 10 टू द पावर -4। इन सारे क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आएगा 9.65 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर। तो ये हमारा 156 का ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 157। 2 point charges plus 4 coulomb plus 8 coulomb repel each other with a force of 24 Newton. A charge -6Q is given to the each of these charges. The force now is. तो देखिए पहले हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिख लें, पहले हम लोग फोर्स को लिख लें। F इज इक्वल टू हमारा हो रहा है K 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ले लेते हैं हम r²। ये हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग जब आएंगे तो फोर्स मान लो F डैश हो गया, ये हो गया K। आपने क्या करा, ए चार्ज ऑफ -6 कूलम इज गिवन टू ईच ऑफ दिस चार्जेस, दोनों को -6 कूलम दिया गया। तो -6 कूलम जब इस वाले को मिलेगा तो 4 कूलम को -6 कूलम दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -2 +4 -6, और ये हो जाएगा +8 -6, दैट इज ये हो जाएगा 2 कूलम प्लस में डिवाइडेड बाई r²। अब मैं अगर F डैश को F से डिवाइड करूं तो देखिए F डैश और F जब डिवाइड होगा तो यहां पर K/r² कट जाना है। यहां क्या बचेगा, F डैश में यहां पर बचेगा -4 और यहां पर बचेगा 32 -1/8,
दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 8, एफ हमारा था 24, तो ये हो जाएगा 24/8, सॉल्व करने के बाद आएगा -3 न्यूटन, यानी आंसर होगा 3 न्यूटन, फोर्स 3 न्यूटन का होगा और माइनस आया है, इसका मतलब ये अट्रैक्टिव होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, 157 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। 158 में फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट h एंड हॉरिजॉन्टल रेंज r आर रिलेटेड एट्स। हम लोग पहले इसका हाइट निकाल लें। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई g दैट इज 10। h ये हो गया। रेंज की हम लोग बात करेंगे तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हाइट में यहां पर 2g, और रेंज में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g दैट इज 10। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानते हुए, 1 और 2 मानते हुए हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो h डिवाइडेड बाई r क्या होने वाला है, यू स्क्वायर और 10, यू स्क्वायर बाई 10 यहां कट जाना है। तो पहले वाले इक्वेशन में बचेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे इक्वेशन से बचता है साइन 60। तो यहां साइन स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1/4, तो 1/2 इंटू 4 एंड साइन 60 इज √3/2, 2 गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा h/r इज इक्वल टू 1/4 √3, देयरफॉर h इज इक्वल टू हो गया r/4 √3, r/4 √3, r/4 √3 मीन्स से हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। h इज इक्वल टू r/4 √3। 159। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 159 है। आ जाइए, ये हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। A convex lens is dipped in liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then focal length will be। तो यहां पर हम लोग को देखना होगा, फोकल लेंथ हमें निकालना है। हम लोग को फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन में यहां पर हम लोग को क्या देखना है, कन्वेक्स लेंस इज गिवन इन लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, यानी कि यहां पर म्यू एल और म्यू एम जो है वो दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है। तो म्यू एल और म्यू एम जब दोनों बराबर होगा तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो गया। 1/f हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और 1/f 0 कब आएगा, जब f का वैल्यू हमारा इंफिनिटी हो चुका होगा। यानी 159 क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then its focal length will be become 0, no, become infinite। 159 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 160। Determine the wavelength of radiation required to excite the electron in Li++ from the first to the fourth Bohr's orbit। ये हमारा 160 क्वेश्चन नंबर है। तो
तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर हम लोग को ध्यान में ये बात रखनी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो जो वेवलेंथ वो एमिट करता है, तो लोअर से हायर जाने के लिए भी उसे उसी वेवलेंथ की जरूरत होगी। तो बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, 1/लैम्डा, आर का वैल्यू 1.09737 इंटू 10⁻7, यहां पर 1 माइनस 1/16 दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 16 एंड z इज लिथियम के लिए z का वैल्यू 3, यहां पर ये वाला वैल्यू 9 होगा। इन सारे को कैलकुलेट करने के बाद लैम्डा हमारा जो आएगा वो आएगा 108 एंगस्ट्रम के आसपास, यानी हमारा आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन 160 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 161 में सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज रेडियस r, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1/64 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ द कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा μ0 I डिवाइडेड बाई 2r, और एक्सिस पर जो वैल्यू होता है वो है μ0 I r स्क्वायर 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2। अब यहां क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1/64 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल पर तो ये है, इसका 1/64 हो जाएगा कौन, जो एक्सिस का वैल्यू है। इन दोनों को हम लोगों को इक्वेट करना है और इक्वेट करने के बाद अब सॉल्व कर लेना है। तो पहले जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करेंगे, μ0 यहां भी आएगा, μ0 I कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बच रहा है, r क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड होल पे पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/64। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/4। हम लोग यहां पर इसको कर लेते हैं स्क्वायर बोथ साइड, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर is equal to 1/16, 16 r square is equal to r square plus x square is equal to 15 r square, therefore x is equal to root 15, x is equal to root 15 r। ये हमारा आंसर हुआ, मीन्स कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 161 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। A light wave is incident normally over a single slit, मीन डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन पैटर्न का। तो यहां पर हम width of 3 into 10 to the power minus 4 centimeter. The angular position of the third dark fringe from the central maxima is 30 degree. What is the wavelength of the light? हमारा आंसर होगा d sin theta, that is d sin 30 degree is equal to n lambda, और यहाँ पर n हमारे लिए थर्ड डार्क फ्रिंज है, तो ये हो जाएगा 3 lambda. Therefore lambda is equal to d is 3 into
3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यहां पर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -6 मीटर। sin 30 इज 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 3 3 कैंसिल आउट, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, that is 5 into 10⁻⁻7 meter, that is 5000 एंगस्ट्रम। 162 का ऑप्शन नंबर थर्ड, दिस इज द राइट आंसर। 162 ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन 163 क्वेश्चन में देखा जाए, मैच द फॉलोइंग है, LCR AC सर्किट है और यहां पर हम लोगों को चुनना है। ABCD एक साइड है, PQRS हमारा एक साइड है। यहां पर ध्यान में रखने बात क्या है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हम लोग जानते हैं कि जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस में यहां से अगर हम लोग मिलाएंगे तो सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाएगी और उसका पावर फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। यानी A को हम लोग Q से मिलाएंगे, A हमारा Q से मिलेगा, A मिल जाएगा Q से। नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पावर फैक्टर 0, सर्किट इज कैपेसिटर, सर्किट इज इंडक्टिव। यहां पर हम लोगों को सेकंड ऑप्शन रेजोनेंस में हमने हम लोगों ने A को Q से मिलाया और अब हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं कि नो रेजिस्टेंस जो है, सर्किट में किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सर्किट में किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि नो रेजिस्टेंस इन सर्किट है, तो ऑब्वियस है कि पावर फैक्टर क्या होने वाला है, उस कंडीशन में 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos phi इज इक्वल टू R/Z होता है और R अगर आपका 0 है तो cos phi भी जो है वो 0 हो जाएगा और 0 होने का मतलब पावर फैक्टर जो होगा वो 0 होगा। यानी B हमारा जो है नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, B हमारा जो है वो मिलेगा P से, B हमारा P से मिलेगा। A हमारा Q से मिला, B हमारा P से मिल रहा है। C में आइए, ओनली रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। C है हमारा, C, और अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, LC, सिर्फ और सिर्फ हमारा अगर रेजिस्टेंस है तो C जो होगा, जो है वो पावर फैक्टर अगेन 1 आ जाएगा। C जो है हमारा Q से मिलेगा और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सिर्फ अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जाते हैं तो सर्किट जो होती है वो इंडक्टिव हो जाती है, यानी D जो है हमारा है वो S से मिलेगा, D जो है वो S से मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस से ठीक पहले की फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किट होता है वो कैपेसिटेटिव होता है, एट रेजोनेंस वो रेजिस्टिव होता है और रेजोनेंस के जस्ट बाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है, बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर जो है वो सर्किट जो होगा वो इंडक्टिव होगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इट मींस कि सर्किट जो है वो इंडक्टिव होगा। D हमारा S से मिलेगा, तो A Q से मिला, B P से मिला, C Q से मिला और D S से मिला। ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है उसमें ये सारी बातें हैं। तो 163 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 164 में जो है, 164 में फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ द टेलीस्कोप इज रिवर्स्ड, मींस कि आप जो देखते थे आईपीस से अब ऑब्जेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे, तो जो पहले मैग्निफिकेशन था उसका उल्टा हो जाएगा। पहले अगर लार्ज होता है तो बाद में वो क्या होने वाला है, स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होगी वो अपीयर होगी वेरी स्मॉल। यानी 164 का ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा है वो राइट आंसर है। 164 का 1, 164 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग।
आइए 165 में देखते हैं हम लोग। 165 में क्या है, यहां ए है, ये बी है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो है हमारा, ये होगा ए प्लस बी और ये हो गया है सी। ये गेट जो है वो नैंड गेट है, तो हमारा जो y होगा वो होगा a प्लस बी डॉट सी, इसके ऊपर में होल बार। अब यहां पर आप देखें, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि a b c तीनों जीरो है, तो 0 प्लस 0 तो 0 आएगा, उसके साथ डॉट में भी 0 है तो 0 आएगा, और उसके ऊपर में बार है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.0 0 और बार हुआ, इसका मतलब y हमारा जो आएगा वो 1 आएगा। सेकेंड वाले पार्ट में देखें कि ए और बी, अगेन ए और बी अभी भी जीरो है, ए और बी जीरो है, तो ए और बी अगर जीरो है तो ये सॉल्व होने के बाद ये वाली जो ब्रैकेट है सॉल्व होने के बाद जीरो आएगी, जीरो के साथ 1 है, तो 0.0.1, तो 0.1 हमारा फिर से वापस से 0 आएगा, ऊपर में बार है, उलट जाएगा, आंसर होगा इसका भी 1, तो y इज इक्वल टू सेकंड वाले पार्ट का भी 1 होगा, तो हमारा 165 का जो आंसर है वो 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 4, 165 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 166 में यहां पर क्या है कि ये 18 वोल्ट का है, E1 हमारा 18 वोल्ट है और E2 जो हमारा है, E2 जो है वो है यहां पर, ये हुआ 18 वोल्ट और यहां पर E2 हमारा है 6 वोल्ट एंड E1 इज 18 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, मैंने अज्यूम किया कि यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहाँ 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में चूंकि कोई करंट नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल भी 6 होगा, ये 0 है, ये 18 होगा। करंट यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट का बात ये आगे कोई करंट नहीं जाना है, तो अगर मैं करंट के लिए रिलेशन लिख लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई आर से 12 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x। तो x हमारा आ जाएगा 300 ओम, x इज 300 ओम। 166 का ऑप्शन नंबर 2, 166 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। (167) A coil having 400 square loops, each of side 5 centimeter, placed normal to magnetic flux which is increases at the rate of 1.5 the induced EMF. induced EMF का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो E इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई, एंड फाई इज इक्वल टू एन बी ए। देयरफॉर E इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा N, बाहर कर लेते हैं, ये हुआ डी बी बाई डी टी और ये हो गया A। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें, N हमारा जो है, N हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें है वो 400 है, dB by dt is 1.5 टेस्ला per second, and area is 5 into 5 into 10 to the power -4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, हमारा आंसर होगा 600 multiplied by 25 multiplied by 10 to the power -4, 15,000 into 10 to the power -4, that is 1.5 volt. Option number 167, option number 3rd.
ऑप्शन 167 ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये हमारा अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हेवी वाटर इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर वाटर जो है वो यूज होता है एज अ मॉडरेटर, और मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन के स्पीड को कम कर देना, सो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूट्रॉन। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो आंसर है फोर्थ ऑप्शन। 168 का आंसर जो है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 169 स्टेटमेंट 1, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ ए सेल ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू E प्लस IR। ये ड्यूरिंग चार्जिंग होता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल। बिल्कुल सही है। ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज, नहीं, जब डिस्चार्जिंग होता है तो V इज इक्वल टू निकल के आता है, वो आता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। यहां पर तो ये कम है, और यहां पर लिखा हुआ है कि ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 169 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 170 पे। A proton and electron both moving with same velocity v enter into a region of magnetic field directed perpendicular to the velocity of the particle. They will now move in circular orbit such that their time period पर आ रहा है। तो टाइम पीरियड का पहले हम लोग फॉर्मूला जानना होगा। T इज इक्वल टू होता है 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB। तो हम लोग यहां पर देखना है कि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन की बात है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारे लिए डिस्कशन की बात ही नहीं है, क्योंकि Q दोनों का सेम होगा मैग्नीट्यूड में और B दोनों सेम फील्ड में है। 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसको भी हटा दीजिए। तो अब बच्चा ये कि टाइम पीरियड जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो मास प्रोटोन का ज्यादा है तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोन विल बी हायर, यानी कि 170 का ऑप्शन नंबर 2, 170 का ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर है। वन 171 में हम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। In Young's double slit experiment, the intensity of light coming from one of the slit is 4 times that the intensity from the other slit. I1 हमारा हो गया 4I and I2 हो गया I। ये हमारा इंफॉर्मेशन है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम, तो यहां पर मैक्सिमम I max बाई I min, I max डिवाइडेड बाई I min, I max डिवाइडेड बाई I min क्या होने वाला है? रूट I1 मीन्स रूट 4I प्लस रूट I2 डेट इज रूट I डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर में सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 रूट I प्लस रूट I डेट इज 3 रूट I, 2 रूट I माइनस रूट I डेट इज रूट I होल स्क्वायर। रूट I कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 9, यानी 171 का ऑप्शन नंबर 1, 171 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग 172 में देखें आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ 2l, ध्यान रखिएगा लेंथ जो है वो 2l है, लेंथ 2l है, आर केप्ट अकॉर्डिंग टू द फिगर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O
एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड। ये जो एक्सिस है वो ऐसे पास हो रही है, तो ये एक्सिस अगर ऐसे पास हो रही है तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखाएगा वो एक के एंड्स का जो रिलेशन है 1/3 इंटू मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, वो एक बार नहीं 2 बार लिखाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम जो हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम जो होगा वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 1/3, मास की जगह आप m लिखिएगा और l की जगह यहां पर 2l का होल स्क्वायर है। तो यहां पर 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 3 ml स्क्वायर इज द राइट आंसर। 172 का ऑप्शन नंबर 3, 172 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। द आरएमएस करंट इन एसी सर्किट इज 4 एम्पियर। इफ द वॉटलेस करंट इज √12 एम्पियर, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो यहां पर हम लोग देख लें कि वॉटलेस करंट का जो रिलेशन होता है I इज इक्वल टू, बल्कि I डैश इज इक्वल टू I साइन फाई। तो I डैश जो हमारा है वो वॉटलेस कंपोनेंट जो है वो दिया हुआ है √12। √12 को हम लोग लिख सकते हैं, √12 हो गया ये। I हमारा कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है 4 और ये हमारा हो गया साइन फाई। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2√3 इंटू 4 साइन फाई। साइन फाई इज इक्वल टू √3/2, दैट इज फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें पावर फैक्टर चाहिए, दैट इज कॉस फाई यानी कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। cos 60 1/2, it means the right answer is option 2. Next one is the dimension formula for electric flux. Electric flux जो होता है हमारा वो होता है phi is equal to E times A। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं हम लोग फोर्स बाई चार्ज इनटू एरिया। अब डायमेंशन लिख दिया जाए, फोर्स का डायमेंशन mLT-2, Q का डायमेंशन I इंटू T, I इंटू T, A का डायमेंशन L स्क्वायर। तो यहां पर सॉल्व होने के बाद आएगा M L क्यूब, ये वाला T ऊपर जाएगा तो T⁻³ और I जाएगा ऊपर तो I⁻⁻1, यानी हमारा डायमेंशन हो गया mL³ T-3 AI-1। 174 का ऑप्शन नंबर 2, 174 ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर हम लोग निकालना है हम लोगों को, क्वेश्चन में है फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडल गैस, n दिया हुआ है 5 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड मीन फ्री पाथ इज 10⁻³ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू होगा 1/√π d²n। तो यहां से देखा जाए d स्क्वायर इज व्हाट, d स्क्वायर इज 1/√2π लैम्डा इंटू n। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 को √2 रहने दीजिए, पाई हमारा हो जाएगा 3.14, लैम्डा हमारा दिया हुआ है 5 इंटू लैम्डा इज 10⁻³ और साथ में n का वैल्यू जो दिया है वो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁸।
यहाँ से हम लोग डी स्क्वायर निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा और वो आएगा, डी आ जाएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। 175 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। ए बॉडी ऑफ मास, क्वेश्चन में बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग इन अ वर्टिकल circular path of radius 1.5 meter. The difference between the kinetic energy at the highest and lowest point. तो यहाँ पर हम लोग को समझना है कि ये वर्टिकल सर्किल में ये मूव कर रहा है, ये हमारा सर्किल है, ये वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, ये लोएस्ट लेवल है और ये हमारा हाईएस्ट है। तो जब लोएस्ट से वो हाईएस्ट पे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम समझ लें कि अगर ये सेंटर है, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो L से H तक जाने में जो हाइट हम लोग लेंगे वो हो जाएगी, यानी डेल्टा K इज इक्वल टू हो जाएगा mgh और h हमारा हो जाएगा 2r। तो m आप ले ले, m दिया हुआ है 2 किलोग्राम, g हम 10 लेंगे, r 2r के जगह यहाँ 2 लिखा गया और r हमारा जो है वो है 1.5 मीटर। सॉल्व होने के बाद 1.5 इंटू 2 3 10 30 इंटू 2 डेट इज 60 जूल। 176 का ऑप्शन नंबर 3, 176 ऑप्शन नंबर 3, 176 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Coefficient of linear expansion of brass and steel rods are L1, alpha 1 and alpha 2. Length of brass and steel rods are alpha L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which of the following relation holds good? यहाँ पर हम लोग को देखना है क्वेश्चन L1 L2 respect, if L2 and L2 minus L1 is maintained सेम एट ऑल द टेम्परेचर, मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ को इंक्रीज, जैसे मान लो कि एक का लेंथ अभी जो है L1 L2 है, बाद में ये L1 डैश और L2 डैश हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस जो पहले था वही रहे। यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें दिया हुआ है L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L2 डैश माइनस L1 डैश। L2 माइनस L1 रहने देते हैं, L2 को कर देते हैं हम लोग L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 एंड डेल्टा टी। L2 माइनस L1 L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। L1 और L2 यहाँ का कट जाएगा, हमारे पास बचा L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। हमें साफ पता है कि डेल्टा टी 0 होगा नहीं, तो कौन 0 होगा? L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1, 177 का ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर है। 177 ऑप्शन नंबर 4। 178 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन। हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो v इज इक्वल टू होता है gm बाई r प्लस h। अब यहाँ से देखा जाए रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है बिल्कुल, मास ऑफ द सैटेलाइट पर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मास है वो मास ऑफ द अर्थ है।
हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है। हमारा क्वेश्चन है किस पर डिपेंड नहीं करता है, आंसर आएगा मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी ऑप्शन नंबर 2, 178 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। 179 में क्या कह रहा है, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, वेव इज सेंट along a string towards the fixed end. When this wave travels back after reflection, a node is formed at the distance of 20 centimeter from the fixed end. तो हम लोग जान रहे हैं कि जो एंड फिक्स्ड है वो तो ऑलरेडी नोड है, और दूसरा नोड कहां पर बन रहा है, दूसरा नोड जो बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो दो नोड के बीच का जो सेपरेशन हुआ वो हुआ 20 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि दो नोड के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर दैट इज 0.4 मीटर। अब मुझे निकालना है स्पीड, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा के फॉर्मूला से लैम्डा हमारा 0.4 है और n हमारा 200 है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड। 179 का ऑप्शन नंबर जो है वो 1 राइट आंसर है। 179। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 180 ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए पम्प कैन टेक आउट 10,800 ग्राम ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम ए वेल 150 मीटर डीप। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पम्प assuming that its efficiency is 60%. Efficiency 60% है, ईटा इज इक्वल टू, ईटा हमारा जो है वो 60% है, 60% दैट इज 0.6। हम जान रहे हैं कि एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं 0.6 पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट। मुझे इनपुट पावर निकालना है, तो पहले मैं आउटपुट पावर लिख लूं। पावर इनपुट हो जाएगा पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय 0.6। आउटपुट पावर हमारा क्या है, जो हम काम कर रहे हैं, मतलब पंप जो काम कर रहा है, द एम 10,800, जी इज 10, एच इज 150, टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है पंप के पर आवर है 3600 सेकेंड, एंड यहां आ गया 0.6। 0.6 को मैं 6 लिख रहा हूं और एक 10 ऊपर ले जा रहा हूं। सॉल्व करें, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर आ गया 150 इंटू 10 इंटू 5 दैट इज 7500 watt, that is 7.5 kilowatt. 7.5 kilowatt is the right answer. 180 का option number 3. In a given process of an ideal gas, dW is 0 and dQ is less than 0 means कि dQ is negative. Then for the gas, अब यहाँ पर dQ less than 0 है, negative है, यानी कि हीट जो है वो निकाली जा रही है। अगर हीट निकाली जा रही है तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। प्रेशर विल बी रिमेन कांस्टेंट, नहीं, प्रोसेस आइसोकोरिक है। टेम्परेचर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, द टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो हम ये जान रहे हैं कि हीट जब निकाली जा रही है तो इंटरनल एनर्जी में कमी होगी, और इंटरनल एनर्जी में कमी मीन्स कि टेम्परेचर जो होगा हमारा डिक्रीज होगा, यानी 181 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन theoretical क्वेश्चन है। लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम।
बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड होता है। 182 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 183 एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज फाउंड फ्रॉम द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम। नहीं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम से हम लोगों को नहीं मिलेगा, स्लोप वेलोसिटी टाइम के स्लोप से मिलेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन मिलेगा। 183 का ऑप्शन नंबर 3। ये 2 हो गया। क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 184, एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली। फ्री एक्सपेंशन है अगेंस्ट वैक्यूम इन अ रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर। डेल्टा क्यू 0 है, रिजिड है तो वर्क डन भी 0 होगा। तो हम लोग यहां पर से देख लें कि अगर हम इस रिलेशन को सोचें कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। यहां पर वर्क डन हमारा 0 है, रिजिड इंसुलेटिंग कंटेनर है, डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा यू भी हमारा, ये अगर 0 है, डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होगा। मीन्स नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। 184 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। If in the circuit power dissipation is 120 watt, then R is, तो यहां पर हम लोग पहले ऐसा देख लें, E is equal to V square by R. P is 120 watt, V is 12 into 12, R हमें नहीं मालूम है, 10 टाइम्स में 120, 2 6 जा 2 5 जा, ये आ गया। R इज इक्वल टू हो गया 6/5, यानी 1/R इज इक्वल टू 5/6। ये दोनों पैरेलल में है। सॉरी, यहां पर हम लोग इसको R डैश ले लेते हैं, ये हम लोग R डैश ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में यहाँ R दिया हुआ है। तो जबकि हम लोग जान रहे हैं क्या होगा, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/3। 1/R डैश हमारा हो गया 5/6, 1/R प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/3, 6 हो गया एलसीएम, 5 माइनस 2 दैट इज 3/6, R इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2 ओम। 185 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 185 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। देखिए यहां का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैराड इज चार्ज एज शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2, परसेंटेज ऑफ इट स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड। यहां पर हो क्या रहा है, आप पहले इसको चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद इस वाले स्विच को जो है इधर स्विच को शिफ्ट कर दिया जा रहा है इस तरफ, तो एनर्जी लॉस का क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि जब 2 कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी लॉस के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो है C1 C2/2 टाइम्स C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग उसी को यूज करेंगे, और चूंकि हम लोगों को परसेंटेज एनर्जी लॉस या एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। देखेंगे परसेंटेज एनर्जी लॉस या डिसिपेटेड, यहाँ जो होगा ये हो जाएगा C1 C2/2 इंटू C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का
होल स्क्वायर। ये हुआ लॉस हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये पहली इनिशियल एनर्जी थी, मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ देखिए हम लोग कैसे कैसे, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल, C1 से C1 कैंसिल, V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर में V2 हमारा 0 है क्योंकि ये वाला कैपेसिटर अनचार्ज्ड है। तो हमारे पास हो गया, तो ये बचेगा ब्रैकेट में V1 स्क्वायर, यहाँ भी V1 स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बचा C2 बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई 100। C2 हमारा 18 है, C1 प्लस C2 हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 100। 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा। टोटल एनर्जी का जो लॉस हो गया वो है 75%। 186 का ऑप्शन नंबर 4, 186 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट में मूव करते हैं। बॉडी ऑफ मास m at rest explode into 3 pieces, 2 of which of mass m by 6 each are thrown off in perpendicular direction with velocity 18 meter and 24 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with velocity. यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। होगा क्या, एक पीस जो है वो m by 6 का है, इसके पास जो मोमेंटम होगा, मैं साइड में लिख लूं, अगर उसको फर्स्ट ले लूं तो P1 हो जाएगा m by 6 मल्टीप्लाइड बाई, मूव किया 18 से, दैट इज 3m यूनिट होगा। ये P2 जो है वो भी m by 6 का है मास का, मूव किया 24 से, सॉल्व होने के बाद मोमेंटम हो जाएगा 4m यूनिट, यानी एक का मोमेंटम हो गया 3m यूनिट, एक का मोमेंटम हुआ 4m यूनिट। इन दोनों को का रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और वो होगा 5m अंडर रूट 3m का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर, 5m आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट मास है, जो तीसरा पीस है, उसका जो मास होगा वो दरअसल में है m डैश, और m डैश आपका होगा m माइनस 2 टाइम्स m बाई 6, डेट इज सॉल्व करने के बाद आएगा 2m बाई 3, यानी ये जो है इसका मास आएगा 2m बाई 3 और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था तो अब इसको 0 होने के लिए 2m बाई 3 v डैश को 5m के बराबर होना होगा, यानी 5m इज इक्वल टू 2m बाई 3 v डैश। m से m कैंसिल आउट, तो v डैश हमारा हो जाएगा, v डैश इज 15 by 2, that is 7.5 मीटर पर सेकेंड, that is 187 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, 187 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। The resistance of a wire is R. If it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be. पहले ध्यान रखें कि इनिशियल रेजिस्टेंस अगर हम इस R की बात कर रहे हैं तो R इज इक्वल टू होगा रो L डिवाइडेड बाई A। R इज इक्वल टू रो L बाई A। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
चूंकि यहाँ पे उसी वायर को मेल्ट करके बनाया गया है तो वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूँ L2A2 इज इक्वल टू L1A1। तो यहाँ पर L2 हमारा हो जाएगा N टाइम्स L, A2 नहीं मालूम है, ये L हो गया और ये A1 हो गया। L L कैंसिल आउट, देयरफॉर A1 हो जाएगा N टाइम्स A2 और A2 इज इक्वल टू A1 बाई N। A1 हमारा A था तो ये A बाई N हो जाएगा। अब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूं तो R डैश लिख लेता हूं, रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं होगा। बाद का लेंथ जो हो रहा है वो N टाइम्स है, दैट इज NL। बाद का जो एरिया है वो हमारा है A बाई N, A बाई N। N चला जाएगा ऊपर, N स्क्वायर रो L बाई A, R डैश जो होगा N स्क्वायर R हो जाएगा। 188 का ऑप्शन नंबर 4, 188 ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। देखिए यहां पे कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। देन यहां पर ऑप्शन में हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम। सेकंड है हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम। हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम देन थोरियम। हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम देन थोरियम। पहले मोमेंटम के बारे में सुन लें कि दोनों पीस जो है, दोनों पीस पहले न्यूक्लियस था रेस्ट में, यहां से वो टूट करके दोनों अलग हुआ, तो अलग होने के बाद दोनों पीस का जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। और हम लोग जानते हैं कि सेम एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ऑब्वियस है कि हीलियम का मास जो है वो कम है एज कंपेयर टू थोरियम, तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम, यानी 189 का ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस ए मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग एट हाइट h above the floor throws a ball of mass m by 10 straight down with a speed u. When the ball reaches the floor, the distance of the man above the floor will be। देखिए यहां पर किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहां पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो h हाइट नीचे h हाइट के से फेंकी गई। जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंची, ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंच गई है, ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रहा है m बाई 10। m बाई 10 ऑब्जेक्ट का मास है m बाई 10, ठीक है। तो जब किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं m1 y1 इज इक्वल टू m2 y2। m1 हमारा m है और y हमारा y1 हम लोग को नहीं मालूम है, वो निकालना है y1। m2 हमारा m बाई 10 है और m बाई 10 के लिए y2 जो है वो h है। m कैंसिल आउट, तो y1 इज इक्वल टू हो गया h बाई 10, डेट इज 0.1 h। यानी जब ये बॉल नीचे आई तो आदमी जो है वो 0.1 h हाइट ऊपर गया, 0.1 h। तो 0.1 h। लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर पूछ रहा है, तो हमारा जो y हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 h प्लस h, डेट इज 1.1 h।
ये हमारा आंसर होगा 1.1 H। इट मीन्स 190 का क्वेश्चन आंसर जो होगा वो ऑप्शन जो होगा वो 1 होगा, 190 का 1। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। (191) में a mass m is suspended from the massless spring. An additional mass 2m stretches the spring further by a distance x. The combined mass will oscillate with a period. हम जानते हैं कि स्प्रिंग के ऑसिलेट करने में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर। तो इनर्शिया फैक्टर मीन्स मास, मास जो ऑसिलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो ध्यान से देखा जाए, मास जो ऑसिलेट कर रहा है वो है 2t = 2 पाई इनर्शिया फैक्टर। मास जो ऑसिलेट करेगा वो है m + 2m। ये हमारा स्प्रिंग फैक्टर इनर्शिया फैक्टर हुआ। और यहां पर हम देखा जाए कि 2m एडिशनल 2m मास जो है वो स्प्रिंग को फर्दर स्ट्रेच कर रहा है kx से। तो क्या हम लिख सकते हैं kx बराबर 2mg। देयरफॉर k that is inertia spring factor is 2mg divided by x। ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे, 2mg divided by x हमारा ऊपर जाएगा। t = 2 पाई इनर्शिया फैक्टर दैट इज मास m + 2m डिवाइडेड बाई स्प्रिंग फैक्टर, वो है हमारा 2mg/x। तो t = 2 पाई m + 2m by 2mg into x आ गया। यानी हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, m + 2m by 2mg into x। ऑप्शन नंबर 4 191 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। (192) Two identical PN junction are connected in series with battery in 3 ways as shown in the figure। यहां पर हम देख रहे हैं ये दोनों डायोड है, ये भी 2 है, ये 2 है। ये जो दो डायोड आप देख रहे हैं ये दोनों का दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में है। तो इसका मतलब जब ये दोनों डायोड जो होगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा। यानी यहां अगर V है तो इस जगह पे V होगा। यहां पर देख रहे हैं आप ये इस वाले में ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा। थर्ड वाले में देखा जाए दोनों का दोनों जो है वो रिवर्स बायसिंग में है, और अगर रिवर्स बायसिंग में है तो अगेन दोनों में पोटेंशियल का ड्रॉप जो होगा वो सेम होना है। तो आइडेंटिकल है, दोनों ने सेम रेजिस्टेंस ऑफर करना है, दोनों ने सेम रेजिस्टेंस ऑफर करना है। यहां पर ये आइडेंटिकल है लेकिन इसमें फॉरवर्ड बायस है और ये वाला पार्ट जो है वो रिवर्स बायसिंग में है। तो हमारे लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है दोनों में सेम, वो हो सकता है सर्किट 1 में और सर्किट 3 में। यानी 192 का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा आंसर होगा, 192 का 3। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। सेशन है यहां पर, इफ अ करंट शोन इन द फिगर इज इंक्रीजिंग द V then VA is greater than VB। Reason, if current passing through an inductor is constant then both ends of the inductor are at same potential। पहले हम लोग देख लेते हैं, ये अगर करंट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो मैं इस सर्किट को कैसे बनाऊंगा वो देखिए। इंडक्टर जो है वो के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो LdI/dt आएगा और उसको मैं ऐसे लिखूंगा। चूंकि करंट का डायरेक्शन इधर है वो अपोज करेगा, शुरुआत में ये आएगा। तो ये A है और ये B है। यहां पर जो ड्रॉप है वो है LdI/dt। यहां पर मैं लिखूंगा VA माइनस LdI/dt इज इक्वल टू VB। Therefore VA minus VB is equal to LdI/dt। VA minus VB LdI/dt पॉजिटिव है। If current shown in the तो पॉजिटिव बोलने का मतलब हो गया कि VA जो होगा
VA is greater than VB। assertion हमारा बिल्कुल सही है। If current passing through an inductor is constant, then both ends of the inductor are at same potential। ऑब्वियस है कि जब ये कंडक्टर में ये इसके अंदर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा तो A और B LdI/dt वाला पार्ट नहीं होगा, तो VA और VB दोनों का दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। हमारा ये स्टेटमेंट रीज़न जो है वो भी सही है, लेकिन ये जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये मैथमेटिकली ये बात बताई जा रही है कि VA और VB आपस में बराबर होगा जब LdI/dt 0 होगा। 193 में असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं। यहाँ पर 193 का ऑप्शन 2 आएगा। एक्सप्लेनेशन जो है नहीं है, रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। देखिए 194 में क्या है, ब्लॉक ऑफ हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 5m। यहाँ पर एक ब्लॉक है m मास की, ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से। अनदर ब्लॉक है 5m का, इसकी वेलोसिटी 0 है। टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद तो इनिशियल मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल मोमेंटम होगा mv प्लस 0। ठीक है, कह रहा है द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन होने के बाद लाइटर ब्लॉक यानी ये वाला m मास जो है वो रेस्ट में चला गया और ये मूव करने लगा मान लो v डैश वेलोसिटी से। तो mv इज इक्वल टू 5mv डैश, m कैंसिल आउट, v/5। यानी टक्कर के पहले ये है, टक्कर के बाद ये कि ब्लॉक जो m मास का है वो तो रेस्ट में है और सेकेंड वाला जो ब्लॉक है 5m का वो v/5 से चल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा क्या होगा, E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v/5, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, E इज इक्वल टू 1/5 दैट इज 0.2। हमारा आंसर 194 का ऑप्शन नंबर 1। आइए 195 को देखते हैं हम लोग। A body floats in water with 70% of its volume outside water। वाटर के बाहर जो वॉल्यूम इसका है वो 70% है। When the same body floats in oil, 30% of its volume remains outside the oil। The relative density of oil is। तो यहाँ पर हमको समझना है कि पहले जो बॉइंट फोर्स है वो है 30% ऑफ द वॉल्यूम के, यानी 0.3v, 0.3v रो W मल्टीप्लाइड बाई G इज इक्वल टू 0.7v रो ऑयल मल्टीप्लाइड बाई G। V एंड G कैंसिल आउट, मुझे निकालना है रो ऑयल बाई रो W दैट इज 3/7। 3/7 it means it is approximately equal to 0.43। 195 option number 4। In the case of traveling wave, the reflection at rigid boundary का जो रिफ्लेक्शन होता है उस केस में ये वही कंडीशन है जब वेव रेयर से डेंसर में जाएगी, तो डेंसर वाली बाउंड्री से जब वो रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेस चेंज आता है। तो यहाँ पर भी फेस चेंज जो होगा वो रिजिड बाउंड्री से पाई का फेस चेंज आएगा। 196 का ऑप्शन नंबर 3। अगेन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो होगा R इज इक्वल टू होता है R इज इक्वल टू ML/AN E स्क्वायर टाउ।
197 का ऑप्शन नंबर 2, आर MLANE स्क्वायर टाउ, ये 197 ऑप्शन नंबर 2। वन 198 जो है वो है ए बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट इन अ रूम एट इट कूल्स फ्रॉम 85 to 70, from 80 to 75 and 75 to 70 in T3 minute। देन यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है तीनों केस में सेम है। 85 to 80 5 डिग्री का, 80 to 75 अगेन 5 डिग्री का, 75 to 70 अगेन 5 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ये बात जाननी है कि यहाँ पर T1, T2, T3 में क्या रिलेशन आएगा। तो अब हम लोग इस बात को समझेंगे है, ये तीनों केस में टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है, यानी हीट निकाली जो जाएगी वो तीनों कंडीशन में सेम जाएगी, लेकिन चूंकि एवरेज टेम्परेचर जो है वो पहले वाले में ज्यादा है, तो सराउंडिंग के साथ जो उनका डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, और सराउंडिंग के साथ डिफरेंस ज्यादा होगा तो कूलिंग जल्दी होगी। कूलिंग जल्दी होगी तो टाइम कम लगेगा, मतलब T1 सबसे कम होगा। अगेन उसी बेसिस पर T2 थोड़ा बड़ा होगा और T3 इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। तो T1 सबसे छोटा, उसके बाद T2, उसके बाद T3, यानी 198 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 198 ऑप्शन नंबर 3। 199 में आए हम लोग। Find out the energy that should be added to an electron in its initial energy to reduce its de Broglie wavelength from 9 into 10 to the power minus 10 to 3 into 10 to the power minus 10। तो यहाँ पर मुझे समझना है कि लेमडा का जो रिलेशन आएगा हमारा जो आता है वो आता है लेमडा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m/e, यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई। तो अगर मुझे लिखना है लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, तो यह आएगा अंडर रूट E1 बाई E2। लैम्डा 2 हमारा क्या है, यहां पर आप देखें इनिशियल एनर्जी टू रिड्यूस इट्स de Broglie वेवलेंथ 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 से 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आ रहा है। तो यहां पर मैं लिख लूं 9 इंटू 10 टू द पावर ये लैम्डा 2 है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9, यानी E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9E1। यानी जो इंक्रीमेंट करना है यानी डेल्टा E जो हमारा होगा वो होगा E2 माइनस E1, दैट इज 9E1 माइनस E1, दैट इज 8E1। तो हमें 8E1 को कैलकुलेट करना। अब यहां से हम E1 की बात कर लें, अगर यहां से अगर मैं E निकाल लें तो यहां लिखा जा सकता है लैम्डा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m/e, देयरफॉर E इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। तो इस जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 8 का, E हमारा हो जाएगा h स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर। अब यहां से सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को पहले से मालूम है। 8 h प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा इज इनिशियल वेवलेंथ दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये सारा वैल्यू हम लोग जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। 199 का ऑप्शन नंबर जो है वो 4 होगा।
नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन है, टू ट्रैवलिंग वेव y1 दिया है, y2 दिया हुआ है, आर सुपर इम्पोज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड। हम लोग पहले से एक क्वेश्चन आया था, दो एडजेसेंट नोड के बीच की जो दूरी होती है वो λ/2 होती है। तो हमें किसी भी हाल में यहाँ पर पहले लैम्डा निकालना है और उसके बाद उससे λ/2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर दो वेव जब सुपर इम्पोज करेगी तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, यहां आ जाएगा साइन ए, हम यहां निकाल लें साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस डी। ये मान लिया आपका सी है और ये वाला पार्ट डी है, तो हमारे पास क्या आने वाला है 2kx माइनस 2kct, 2kx प्लस 2ct। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, डेट इज साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे। 2kx और 2kx पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4kx डिवाइडेड बाई 2। टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी, 2kx माइनस सी टी, 2kx माइनस 2ct माइनस 2kx माइनस 2ct। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -4 kct डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके होगा 2a साइन 2kx कॉस माइनस 2kct। मुझे मतलब इससे नहीं है, इस वाले पार्ट से मतलब है 2a साइन 2kx। x का जो कोफिशिएंट होता है वो दरअसल में 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो यहां पर हम लोग देखें 2k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 कैंसिल आउट, लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई के। ध्यान रखिएगा kx जो लिख रहे हैं यहाँ पर जो टर्म है x का जो कोफिशिएंट होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ पर हम लोग x का कोफिशिएंट 2k है, तो 2k को मैंने 2 पाई बाई लैम्डा लिखा, यहाँ से लैम्डा निकाला और पाई बाई के। हमारा आंसर है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड दैट इज λ/2। तो उस डिस्टेंस को अगर मैं जो d होना है वो दरअसल में होना है λ/2 और लैम्डा निकल के आया है पाई बाई के। तो हमारा आंसर होगा पाई बाई 2k, पाई बाई 2k। इट मीन्स कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो इसका आंसर हमारा पाई बाई 2k आया। थैंक यू।